नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए साइंस के सेशन को कवर करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथियों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 200 क्वेश्चन करके जो है सब्जेक्ट वाइज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो आपका बुक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो है सेलेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो कि बिहार डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि साथियों अगर हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस के अंतर्गत जो आपका पूछा जाना है, बायोलॉजी से क्वेश्चन आना है, इसके अलावा आपका फिजिक्स से क्वेश्चन आना है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन आना है। तो इन सभी से क्या है कि आपका 200 जो है सभी सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन जो है दिया गया है, यानी कि आपका जो है 600 क्वेश्चन आपका यहाँ पर सिर्फ आपका साइंस से हो गया, जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करेंगे तो बायोलॉजी के अंतर्गत आपका जो है 200 आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है, फिजिक्स के अंतर्गत आपका 200 दिया गया है और केमिस्ट्री के अंतर्गत आपका 200 आपको दिया गया। इस प्रकार से अगर सब्जेक्ट वाइज आप कवर करते हैं तो डेफिनेटली आप 2000 जो आपके 24 में कंडक्ट होना है मार्च में आपका जो है डीएलएड का एग्जाम आपका, इसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे और एक बेहतर जगह पर जो है आपको सरकारी कॉलेज भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप सभी लोग इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो पटना में आपको अवेलेबल जो है मिल जाएगा। हालांकि लोकल मार्केट में ये सभी बुक जो है आपको अवेलेबल नहीं कराए जाते हैं, तो चाहो तो आप लोग परचेज कर सकते हो। इसके अलावा आप सभी लोग जो है इस बुक को जो है अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर डाला गया है, उस पर आप सभी लोग मैसेज करेंगे तो इस बुक का आपको कंप्लीटली आपको रिवीजन पीडीएफ मिल जाएगा। ग्रुप के बारे में मैं आपको कंप्लीट जो है आपको रिवील करा दे रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको जो है ग्रुप के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखिए जैसे कि दोस्तों ये आपका जो है बुक आपका कंप्लीटली जो आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन का आपका है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि ये जैसे ही मैं आपको कंप्लीट कराता हूँ तो इसका टिक मार करके जो है आंसर इसका जो है कंप्लीटली आपको जैसे कि आपको ग्रुप पर आपको मिल जाता है, तो इसमें वहाँ पर क्या है कि आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे आपके नोट्स आपका है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज है, प्लस आपका प्रैक्टिस सेट आपका है अलग अलग बुक के द्वारा, प्लस आपका टेस्ट सीरीज है। सारा कुछ आपको जो है ग्रुप के अंतर्गत आपका डाला जा रहा है, जो प्राइवेट ग्रुप आपका स्पेशली जो बिहार डीएलएड को टारगेट किया गया है। तो आप सभी लोग इस नंबर पर एसएमएस करके जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आप बिल्कुल जो है बेहतरीन तरीका से बिहार डीएलएड को आप लोग क्लियर कर सकते हैं और बेहतर जगह पर जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो है सरकारी कॉलेज को आप जो है अचीव कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से आप लोग लगातार जो है कंटिन्यू बने रहेंगे। तो आइए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने सर्वप्रथम जो है टीके का खोज किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर के द्वारा सर्वप्रथम टीके की खोज किया गया था। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन में जो है आपको एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, बेहतर तरीका से आपको प्रिपेयर रखना है और डेफिनेटली आप सभी लोगों को जो है इसका पीडीएफ लेकर के आप सभी लोगों को रिविजन करना है। और पहले मैं आपको बता दूं कि इस ग्रुप में अगर आप ऐड होने जाएंगे तो आपको 31 रुपीज़ आपको पे करना है। पेमेंट के बाद जस्ट आपको ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, क्योंकि बुक काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है। क्योंकि इस बुक को ही सिर्फ नहीं बल्कि उस ग्रुप के अंतर्गत कई सारे आपको बुक का पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है, प्लस आपका नोट्स हो गया, सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। इन सभी को एक बेहतर तरीका से आपका जो है परफॉर्मेंस आपके होंगे। इन सभी को अगर आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर कवर कर लेते हैं तो साथियों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि हड्डी एक उदाहरण है। देखिए हड्डी की अगर हम बात करेंगे, हड्डी जो है ये किनका उदाहरण है ये आपको नंबर बताना है। तो हड्डी की साथियों अगर हम बात करेंगे तो हड्डी एक जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। लगातार जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है देखेंगे तो अब रक्त के बारे में आपसे पूछा जाता है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो ध्यान रखेंगे रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। और हड्डी की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा संयोजी ऊतक। देखिए हड्डी से जो हड्डी जुड़ा हुआ रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये लिगामेंट के द्वारा जुड़ा रहता है। इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि हड्डी और पेशी को जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है। हड्डी और पेशी को किनके द्वारा जोड़ा जाता है ये आपको नंबर बताना है। सभी क्वेश्चन में अटेम्प्ट लेना है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने जो है 100 प्लस क्वेश्चन इसका मैंने आपको करा दिया था, जिसमें कि 105 तक मैंने करा दिया था। इसलिए यहाँ पर क्या है कि 106 से मैंने जो है शुरू किया हुआ। अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाला गया है बिहार डीएलएड का, तो आप सभी लोग जो है पिछले वाले क्लास को जरूर जाकर आप जो है अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो साथियों कहा जा रहा है कि हड्डी और पेशी को जोड़ता है, तो देखिए हड्डी और पेशी को जोड़ता है कंडरा के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस के लिए अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके कंपलसरी होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, ये हमारा यहाँ पर कंपलसरी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मीथेन दिया गया है, मीथेन भी साथ यहाँ पर कंपलसरी आपके होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारा कंपलसरी होता है। नाइट्रोजन का कोई योगदान नहीं रहता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब भी कभी ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है ये ऊंचे स्तर पर हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो ध्यान रखेंगे।
और पूछा जाता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन से दिया गया है कि विकिरणों के हानिकारक प्रभाव को मुख्य रूप से डैश होता है। विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है, क्या होता है ये आपको हमें बताना है। तो मुख्य रूप से साथियों जो है कैंसर होता है। पराबैंगनी किरण के कारण से क्या होता है, मुख्य रूप से कैंसर होता है। और अगर हम बात करेंगे कि जो पराबैंगनी किरण होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो ये हमारा हो जाएगा O3। इसके अलावा साथियों याद रखेंगे ये किन के कारण से जो है मुख्य रूप से नष्ट होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से, जिसे हम लोग CFC कहते हैं। कई बार इसका फुल फॉर्म भी आपका पूछ दिया जाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है मानव रक्त का pH मान कितना होता है। देखिए मानव रक्त की pH मान की अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। इसके अलावा मानव बॉडी की अगर हम बात करें कि मानव जो शरीर होता है इसका pH मान कितना होता है, तो साथ ही याद रखेंगे 7.0 से लेकर के आपका जो है 7.8 के बीच जो है मानव बॉडी का pH मान होता है। जबकि मानव शरीर की अगर हम बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है, ये क्या कहलाता है। तो देखिए फूल का बाहरी अंग जो जनन जो है अंगों की रक्षा करता है, इसे हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। जनरली आपने देखा होगा कि इस प्रकार से फूल लगा रहता है और इसके ठीक जो है नीचे इस प्रकार से जो है पत्तियां लगा रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तकर्ता समूह कहा जाता है। और देखिए सभी क्वेश्चन में आपको जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका इंक्रीज होगा। सिर्फ क्लास देखने से आपका जो है कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेंगे, तो आप सभी लोग लगातार जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते चलेंगे। तो दिया गया है कि किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तकर्ता समूह कहा जाता है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो देखिए ब्लड ग्रुप जो AB वाला व्यक्ति होता है ये किसी से भी ब्लड को जो है एक्सेप्ट कर सकता है, बट ये डोनेट जो करेगा AB को ही कर सकता है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए सार्वभौमिक जो है दाता किसे कहा जाता है, तो O ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है ये सार्वभौमिक दाता होता है, बट ये एक्सेप्ट अगर करेगा तो सिर्फ O वाले से ही कर सकता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है। आपातकाल का हार्मोन कौन सा है ये आपको हमारा बताना है। तो आपातकाल का हार्मोन हमारा हो जाएगा एड्रेनिन हो जाएगा, ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। इसे जो है उड़ो लड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको दोबारा से हाईलाइट करता हूँ ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है। देखिए साथियों वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है, कोई भी चीज़ जो जेनेटिकली क्या होता है कि एक दूसरे में जो है संचारित होता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं जीन। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार DLED के लिए आपका। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो फाइनली आपका जो है आज 200 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो फाइनली आपका यहाँ से बायो के सेशन को हम लोग एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट आपका जो है फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री को आपको शुरू किया जाएगा, उससे भी हम लोग जो है 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस प्रकार से कवर करने के बाद डेफिनेटली पूरी पॉसिबिलिटी है कि स्कोर आपके अच्छे खासे आपके हो जाएंगे। बाकी लगातार आपको प्रैक्टिस फिर भी करते रहना है। तो साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रश्न हमारा दिया गया है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की जो है खोज किसने किया था, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये किया गया था विलियम हॉर्वे के द्वारा। ध्यान रखेंगे किन के द्वारा किया गया था, तो विलियम हॉर्वे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारे यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है। पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है, ये आपको हमारा बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष विभोजतक उत्तक, ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि अधिकांश बोला जा रहा है कि क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। देखिए प्रश्न को रिपीट करेंगे। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। इसके लिए बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं पायरेनोइड्स कहते हैं, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपके मिलेंगे क्योंकि जो आपके DLED के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना है, इसमें आप देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आपके ईजी नहीं रहने हैं। किसी भी एग्जाम कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो लगभग 60% क्वेश्चन जो है
ये नॉर्मल कैटेगरी के रहते हैं, उसके बाद जो है लेवल आपका अप होता है। तो सभी प्रकार के सिलेक्टिव क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो अच्छे तरीक़े से कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉलर कोशिका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु बोला जा रहा है कि कशाभिका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए। जीवाणु कशाभिका की सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिलामेंट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए फिलामेंट जो होता है ये टंगस्टन का बना रहता है, विद्युत बल्ब का। ये हालांकि अलग आपका फिलामेंट है, ये मैंने फिजिक्स का आपको फिलामेंट के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि विभोजितक की कोशिकाओं के पास डैश नहीं होता है। देखिए साथियों याद रखेंगे, विभोजितक की जो कोशिका होता है इसके पास जो है ना रसधानियाँ नहीं होती है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, हालांकि जितने भी क्वेश्चन को मैंने आपको जो है कवर कराया है इसका कम्प्लीटली आपको PDF आपको मिल जाएगा, प्लस आपको जो है इसको फिर से मैं आपको रिवीजन करा दूंगा लाइव के रूप में। और जो जिन कैंडिडेट को लगता है कि लाइव चलना चाहिए तो आप सभी लोगों को कमेंट करके फटाफट बताना है, और इसका कंप्लीट आपको रिवीजन PDF मिल जाएगा, तो आप सभी लोग जो है रिवीजन PDF इसका ले लेना। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भोजन के रूप में उपयोग होने वाली समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। तो देखिए समुद्री शैवाल आपका क्या हो जाएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं सरगसूम। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। देखिए प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कई इन सेलों पर रहे हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो साथियों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अवसादी सेल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका है, इंपॉर्टेंट है। पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, जीन के लिए डैश मूलभूत से संरचनात्मक इकाई है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि जीन जो है जीव के लिए डैश मूलभूत रूप से संरचनात्मक इकाई है। साथियों याद रखेंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान कीजिए। देखिए अग्नाशय के द्वारा जो है 3 प्रकार के जो है एंजाइम का आपका जो है स्रावन होता है, जिसमें कि आपका एमाइलेज, ट्रिप्सिन और आपका पेप्सिन होता है। तो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, तो साथियों याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो दिया गया है कि ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान करें। तो देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोला जा रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान करें, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन को पचाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि डैश संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह है। देखिए संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली आपको जो है डिफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम, शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, इन शब्द का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। तो ये किया गया था एजी टेंसले के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि प्लाज्मिड, बोला जा रहा है कि प्लाज्मिड डीएनए के कार्य की पहचान करें। देखिए प्लाज्मिड डीएनए की आपको पहचान करना है, और यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं के कुछ विशिष्ट, बोला जा रहा है कि समलक्षणीय लक्षण प्रदान करना, ये हमारा जो इसका लक्षण होता है। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा
लाइपेज हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि सेलामेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। आप डीएलएड के अंतर्गत देखेंगे तो क्वेश्चन आपके जो है लेवल के पूछे जाते हैं, उतना भी जो है आपके नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आप डेफिनेटली जो है सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। और देखा जाए तो स्पेशली आपका साइंस का आपका 20 क्वेश्चन आपका वेटेज होना है, जीके का आपका 20 क्वेश्चन, जीएस का पेपर को आपको अच्छे तरीके से कवर करना है, क्योंकि टोटल अगर देखा जाए 120 क्वेश्चन में से आपका जो है 40 क्वेश्चन आपका जो है जीके का पेपर ही आपका पूछा जाना है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए आपका। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो है सभी तरह के आपको जो है कवर करना है, और थोड़ा लेवल का क्वेश्चन कवर करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सेलामेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों, सेलामेंडर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके उभयचर के अंतर्गत आता है। जैसे आपका मेढक हो गया तो ये सभी हमारे उभयचर के अंतर्गत आते हैं। एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आता है, जो ज़मीन पर भी रह सकता है और जो है ज़मीन के अंदर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, इसे हम लोग उभयचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बायोम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एक लिंगी होते हैं। देखिए एक लिंगी की अगर हम बात करेंगे तो 3 से 4 सेकेंड में आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन में अटेम्प्ट लेना है। तो देखिए साथियों, एक लिंगी जो है ये कौन सा आपका समूह दिया गया है। देखिए एक लिंगी की अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो मक्का दिया गया है एक लिंगी के अंतर्गत आता है, खीरा भी आता है, अंजीर भी आता है और तरबूज, ये सभी हमारा जो है एक लिंगी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि कॉलम ए को कॉलम बी के साथ आपको मिलान करना है। तो आइए हम लोग इसको मिलान करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि हमारा जो है पहला में दिया गया है G1 में कहा जा रहा है। अच्छा, G1 आपकी किसके साथ मिलेगा, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो डायरेक्टली अगर देखा है साथियों तो Gn आपका जो है पहला अंतराल चरण हो जाएगा, क्योंकि जनरेशन जैसे आप देख पाएंगे कि G1 G2 करके आपका आता है। तो पहला अंतराल चरण होगा जो कोशिका शारीरिक रूप से जो है बड़ी होती है, तो इसको आप इसके साथ रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा दूसरा नंबर में दिया गया है S दिया गया है। S की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा चला जाएगा कोशिका DNA की एक पूरी प्रतिलिपि का संश्लेषण करती है, तो ये आप जो है एक के साथ इसको रखेंगे, एक के साथ आपका चला जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पहला हमारा B के साथ जाएगा, दूसरा हमारा A के साथ चला जाएगा। और इस प्रकार से अगर देखा जाए G2 आपको दिया गया है, तो कोशिका G2 की अगर हम बात करेंगे तो कोशिका समसूत्री तैयार करने में अपनी जो है बोला जा रहा है कि सामग्री को जो है पुनर्गठित करना शुरू कर देती है, ये आपका इसके साथ चला जाएगा, लास्ट वाला इसके साथ चला जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग जो है याद कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि हरे सवाल के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। देखिए हरे सवाल के बारे में सही कथन का आपको यहाँ पर पहचान करना है, और यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हरे सवाल में सामान्यतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की एक आंतरिक परत और पेक्टोज की एक बाह्य परत से बनी होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कीजिए, आप हरे सवाल के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हरे सवाल में जो है हरे सवाल में सामान्यतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की एक आंतरिक परत और पेक्टोज की एक बाह्य परत से बनी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन डैश के माध्यम से होता है। साथियों पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है, तो ये जनरली जो है रंध्र के द्वारा होता है, लेकिन ऑप्शन में आपका रंध्र नहीं दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अस्टोमेटा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है बोला जा रहा है कि कोलेरा किस पोषक तत्व से भरपूर होता है। कोलेरा किस पोषक तत्व से भरपूर होता है, ये आपको हमें बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन से भरपूर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है द्विकोरीय प्राणियों के एक उदाहरण की पहचान करें। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। बताना है आप सभी लोगों की कि द्विकोरीय प्राणियों में एक उदाहरण की पहचान करें। तो यहाँ पर साथियों अगर देखा जाए तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सेलिट्रेंट, ध्यान रखेंगे सीलेन ट्रेट आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में दिया गया है कि डैश के शरीर का अनुप्रस्थ काटीय भाग गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोल कृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधे और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा एस्केलेमेंथीज, ऑप्शन
बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि रोकफोर्टाइन सी डैश में पाया जाता है। बोला जा रहा है कि रोकफोर्टाइन सी डैश में पाया जाता है। ये आपका जो है पनीर के अंतर्गत पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जंतु कशेरुकी नहीं होते हैं, कशेरुकी नहीं होते हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो देखेंगे तो साथ यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है कि कौन सा कशेरुकी नहीं होता है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप जो है कशेरुकी नहीं होते हैं। प्रोटीन पाचन एंजाइम की पहचान करें। अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया था कि जो हमारा है एटीपी जो कि हमारा है अमाशय के द्वारा स्रावित होता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। तो आप सभी लोगों को बताना है कि प्रोटीन पाचन एंजाइम की पहचान करना है। प्रोटीन का पाचन अभी जस्ट आपका जो है रिवील हुआ था कि ये पेप्सिन के द्वारा होता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है गर्भवती महिलाओं के लिए डैश में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है पंजाब, यहाँ पर आपको दिया गया हरियाणा। तो ये सभी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे अगर यहाँ पर देखें तो 2 ऑप्शन आपका बच रहा है। अब आप सभी लोगों को बताना है रिसेंटली आपके जो है किसी आपका रिलेटेड है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। उस विकल्प की पहचान करें जो कहा जा रहा है कि फ्रेक जो है आपका प्राक केंद्रिकी कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। बोला जा रहा है कि प्राक केंद्रिकी कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है, उस विकल्प के बारे में आपको बताना है। तो साथ यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में दिया गया है कि एक वैज्ञानिक शिक्षण शास्त्र है जो पौधे, पराग और कुछ सूक्ष्म, बोला जा रहा है कि जो है आपका पलवक के अध्ययन से जीवित और जीवाश्म दोनों में रूप से संबंधित होता है। तो देखिए प्रश्न दिया गया है आपका, और कुछ क्वेश्चन आपका मोडरेट आपका डेफिनेटली दिया गया है, लेवल का क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आप सभी लोग इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीक़ा से, तो सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे और डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे, तभी आप जो है फाइनली जो है रैंक आपके अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि कहा जा रहा है कि डैश एक वैज्ञानिक शिक्षण शास्त्र है जो पौधे, पराग और कुछ सूक्ष्म, बोला जा रहा है कि पलवक के अध्ययन से जीवित और जीवाश्म दोनों में कहा जा रहा है कि रूप से संबंधित होता है। तो साथ ही इसके लिए अगर देखा जाए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सभी ऑप्शन को एक बार अच्छे तरीक़े से आप लोग देखिए और फाइनली हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पुरावन स्फटिक शास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है, ये आपको नंबर पूछा है, इंपोर्टेंट है। ब्रायोफाइटा का कौन सा एक सामान्य प्रकार है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्चेटिया, ध्यान रखेंगे। ये हमारा जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉलन कोशिका। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये आपको नंबर बताना है। आइए हम लोग सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो सुमेलित की अगर हम बात करें तो लिग्निन आपको दिया गया है, और जो आपका लिनिन है ये आपका जो है वनस्पतिक रेशा से आपका संबंधित है। तो ऑथेंटिक हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि अजंता के चित्र निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की कहानियों को चित्रित करते हैं। इंपॉर्टेंट है, डीएलएड के अंतर्गत क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अजंता के चित्र निम्नलिखित में से किन ग्रंथ की कहानियों को चित्रित करते हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जातक कथाओं का जो है चित्रण करते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थीयम उत्तकों में पाई जाती है। साथियों याद रखेंगे उपास्थीयम उत्तकों में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका है, ये हमें छांटना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपास्थि अणु। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देख करके आप सभी लोगों को भागना नहीं है, क्योंकि यही सब कारण से जो है एग्जाम में फिर आपका जो है प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप सभी लोग जो है क्वेश्चन का अगर लेवल अगर आपका फ्लक्चुएट करता है, क्वेश्चन का लेवल अगर हाई होता है, भागना नहीं है, क्योंकि सिलेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए एक उचित अनुक्रम में आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीक़ा से आपको व्यवस्थित करना है।
ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जो है जूम कर लेते हैं, और जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है एलपी टेक्नीशियन इसको मेंशन कर दिया गया, जबकि इसका कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिसेंटली अगर देखा जाए तो क्या है कि अभी जो है आपका +2 लेवल से क्या है कि आपका जो है एलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी आपको दिया गया है। तो इस कारण से क्या है कि बुक अभी जो अंधाधुंध आपका जो है पटना में भी आपका जो है मतलब आपका जो है छपाई हो रहा है। तो इसमें से क्या है कि बाय मिस्टेक आपका जो है इस प्रकार से आपका दे दिया गया है, क्योंकि +2 लेवल से भी देखेंगे तो आप जो है अभी डीएलएड का आपने भरा है, और +2 लेवल से क्या है कि अभी टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा जो है आपका इसमें आपका मिस प्रिंटिंग है, तो आपको इसको इग्नोर करना है। तो साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो हमारा प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों अगर देखा जाए तो पहला नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, तो पहला नंबर पर अगर हम देखें तो हमारा आ जाएगा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के बाद क्या आ जाएगा, तो आपका जनात्मक आपका जो है विगलन हो जाएगा। और फिर अगर देखा जाए तो आपको दिया गया है प्राकृतिक चयन और विकास, तो हमारा सेकंड थर्ड पर आ जाएगा प्राकृतिक चयन, और फिर हमारा आ जाएगा विकास। तो पहले आपका ए होगा, फिर आपका बी होगा, फिर होगा सी, फिर होगा आपका डी। इस प्रकार से अगर देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी में दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। देखिए दोस्तों, नेचुरली आपको बताना है कि कौन सा आपका जो है प्राकृतिक स्रोत है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोटक, जो कि प्राकृतिक के कारण से होता है। और देखिए वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं पाया जाता है, तो एकमात्र आपका गैस है रेडॉन। ध्यान रखेंगे, रेडॉन जो गैस है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ज्वालामुखी के फटने के कारण से ही क्या होता है, रेडॉन गैस की उत्पत्ति होती है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रभाव के लिए एक ही मार्ग है जिसे डैश कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, बोला जा रहा है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रभाव के लिए एक ही मार्ग है जिसे डैश कहा जाता है। तो साथियों याद रखेंगे इसे कहा जाता है मूत्र मार्ग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। अटेम्प्ट लेंगे आप लोग और बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन का ऑलरेडी आपको आंसर पता है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलना है। तो कहा जा रहा है कि एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वनस्पतिक प्रजनन। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे के पोषण प्राप्त करता है। परजीवी के रूप में पौधे का पोषण प्राप्त करता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कस्क्यूटा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है, मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें कि क्या है कि विचारों का संग्रह होता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है ये हमें पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक यौन अंग की बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विरेचन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने जीन का आधा हिस्सा होता है और ये जो है पिता का। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रा जो है एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो कि आमतौर पर ईस्ट में जो है पाए जाते हैं और ये मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है ये आपको हमारा बताना है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है ये आपको हमारा बताना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यकृत। देखिए पित्त का जो है स्राव कहाँ से होता है, तो ये यकृत से होता है। विटामिन ए की अगर हम बात करें ये कहाँ पर संचित रहता है, तो यकृत के अंतर्गत। मानव बॉडी के अंतर्गत सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यह हमारा हो जाएगा यकृत।
और दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा अग्नाशय। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो साथियों इसे संग्रहित किया जाता है स्टार्च के रूप में। अगला क्वेश्चन, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है विभेदन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है। मृत कोशिका की अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आस्कोलेन कायमा में जो है मृत कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि ब्रिसन डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। ब्रिसन डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो ब्रिसन जो होता है ये अंडकोश की थैली के जो है अंडकोश की थैली में उदर गुहा के जो है बाहर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि वृषणों में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन जो है स्रावित होता है। ध्यान रखेंगे वृषणों में से कहा जा रहा है, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है वृषणों में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो साथियों इस सेशन में आपका जो है टोटल 167 क्वेश्चन आपको दिया गया था, जिसमें कि मैंने जो है 105 तक आपको कल आपको रिवील करा दिया था। तो जो आपके बचे हुए क्वेश्चन था इसको मैंने कम्प्लीटली अभी जो है रिवील आपको करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। और देखिए जो है इस 67 क्वेश्चन जो आज मैंने आपको कराया है इसमें थोड़ा लेवल के क्वेश्चन आपके थे, तो इन सभी को आपको प्रिपेयर रखना है कि जो क्वेश्चन आप जनरली बना पा रहे हैं ये और भी स्टूडेंट है जो कि सभी लोग बनाते हैं। तो जो आप हाई लेवल के क्वेश्चन को बनाएंगे तभी आपके बढ़िया जो है अच्छे खासा आपका रैंक आएंगे, तभी आपको जो है बेहतर आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज आपको प्रीपेयर किया जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो अपना फीडबैक देंगे। और बाकी अभी लोग जो है जो लोग अभी जो है प्राइवेट ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, जिसमें कि स्पेशल बिहार जो है डीएलएड को टारगेट किया गया है, तो आप सभी लोग फटाफट इस ग्रुप से जो है जुड़ जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।